दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार कहानी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फॉक्स एंड द स्नेक। क्या मतलब हुआ? फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी और स्नेक मतलब सांप। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द फॉक्स एंड द स्नेक, मतलब कि लोमड़ी और सांप। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ फॉक्स लिव्ड इन आ फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारी आज की स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और लिव का मतलब होता है रहना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? वंस एक बार, आ फॉक्स एक लोमड़ी, लिव्ड रहती थी, इन आ फॉरेस्ट एक जंगल में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस आ फॉक्स लिव्ड इन आ फॉरेस्ट, मतलब एक बार एक लोमड़ी एक जंगल में रहती थी। वन डे शी वॉज रोमिंग अराउंड द फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। जब हम किसी भी वाक्य में वॉज या वर का प्रयोग करते हैं और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो जो इस तरह का वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है, जिसका मतलब होता है कि उस वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहते तरह के शब्द आते हैं। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यदि हमारा कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहाँ पर वॉज का प्रयोग किया जाता है। तो शी के साथ वॉज का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, शी वॉज रोमिंग, रोम का मतलब होता है घूमना, शी वॉज रोमिंग अराउंड द फॉरेस्ट। और अराउंड मतलब आसपास, मतलब एक दिन वह जंगल के आसपास, या कह सकते हैं जंगल के पास घूम रही थी। सडनली शी सॉ आ ह्यूज थिक एंड लॉन्ग स्नेक लाइंग अंडर सम ट्रीज। क्या मतलब हुआ? सडनली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अचानक या फिर एकाएक। सडनली शी सॉ। और दोस्तों, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और ये सी की सेकंड फॉर्म है। सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। सडनली शी सॉ, अचानक उसने देखा। आ ह्यूज, ह्यूज मतलब एक बड़ा, विशाल, एक विशाल मतलब या बड़ा, थिक मतलब मोटा, एंड लॉन्ग और एक बड़ा, स्नेक सांप। लाइंग, लाइंग का मतलब होता है पड़ा होना, लेटा हुआ होना। लाइंग मतलब कि जो पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। अंडर मतलब कि नीचे, अंडर सम ट्रीज कुछ पेड़ों के नीचे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? सडनली शी सॉ अ ह्यूज थिक एंड लॉन्ग स्नेक लाइंग अंडर सम ट्रीज। अचानक उसने देखा एक बड़ा, मोटा और एक लंबा सांप पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, अंडर सम ट्रीज मतलब कुछ पेड़ों के नीचे। चलिए आगे देखिए। हिज बॉडी वॉज सो लॉन्ग दैट इट स्ट्रेच्ड फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द पाथ टू द अदर। क्या मतलब हुआ? हिज बॉडी वॉज सो लॉन्ग। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है, इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी वाक्य बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में, तो वहाँ पर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? हिज बॉडी वॉज सो लॉन्ग, जो उसकी बॉडी थी, जो उसका शरीर था, वॉज सो लॉन्ग, वो बहुत लंबा था। दैट, वो इतना, दैट इट स्ट्रेच्ड, वो खींचा हुआ था। स्ट्रेच मतलब खींचा हुआ था। फ्रॉम वन कॉर्नर, एक कोने से, ऑफ द पाथ मतलब कि रास्ते के, टू द अदर दूसरी तरफ।
तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, हिज बॉडी वॉज सो लॉन्ग दैट इट स्ट्रेच्ड फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द पाथ टू द अदर। मतलब उसका जो शरीर था वो इतना बड़ा था कि वो एक कॉर्नर से, मतलब एक कोने से दूसरा जो पाथ का, मतलब उस रास्ते का जो दूसरा कोना था उस वहाँ तक वो खींचा हुआ था। चलिए आगे देखिए। द फॉक्स वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द बिग साइज ऑफ द स्नेक। क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा वर्ड है इम्प्रेस्ड, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रभावित होना। और ये जो हमारा वाक्य है द फॉक्स वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। और जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी ऐसा वाक्य जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग करके कोई भी एडजेक्टिव नाउन को लेकर वाक्य बनाते हैं बिना किसी वर्ब के, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ, द फॉक्स वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। और इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना। तो जो लोमड़ी थी वो क्या थी, वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक प्रभावित हुई बाय द बिग साइज। बाय द बिग साइज मतलब उस बड़े साइज से, ऑफ द स्नेक, सांप के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द फॉक्स वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द बिग साइज ऑफ द स्नेक। मतलब जो लोमड़ी थी वो उस स्नेक के जो बड़ा साइज था, उसका जो उसका आकार था, बड़ा आकार था, उससे वो बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक प्रभावित हुई। चलिए आगे देखिए। शी थॉट, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। थिंक का मतलब होता है सोचना और थॉट मतलब सोचा। तो क्या मतलब हुआ, शी थॉट, उसने सोचा, इट्स सच आ लार्ज स्नेक। क्या मतलब हुआ। और दोस्तों यहाँ पर इट्स का जो मतलब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इट के बाद एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया और इसका मतलब है यहाँ पर इट इज़। तो आप इसे शॉर्ट में इट्स भी बोल सकते हैं और इसका मतलब है इट इज़। तो क्या मतलब हुआ, इट इज़ सच आ लार्ज स्नेक, या आप इसको आप इट्स भी पढ़ सकते हैं, इट्स सच आ लार्ज स्नेक। इट इज़ सच आ लार्ज स्नेक मतलब ये एक बहुत बड़ा सांप है। आई विश आई कुड बी एज लार्ज एज लॉन्ग एज दिस स्नेक। क्या मतलब वो। और दोस्तों आई विश का मतलब होता है किसी तरह की कोई उम्मीद करना, आशा करना। तो क्या मतलब वो, आई विश मतलब काश, आई कुड बी एज लार्ज एज लॉन्ग एज दिस स्नेक मतलब काश मैं भी इतनी बड़ी होती एज लॉन्ग एज दिस स्नेक मतलब जितना लंबा ये सांप है। तो उसने क्या सोचा कि काश मैं भी इतनी लंबी होती जितना लंबा ये सांप है। चलिए आगे देखिए। I must lie on the ground and stretch my body। क्या मतलब हुआ। और दोस्तों यहाँ पर इस वाक्य के अंदर मस्ट का प्रयोग किया गया है। और मस्ट का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी भी वाक्य में कोई किसी तरह की सलाह या से सुझाव को देना चाहते हैं और साथ में वहाँ पर अवश्य का भी या ज़रूर शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं, तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, LIE, लाई का मतलब होता है लेटना या फिर पड़ जाना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, आई मस्ट लाई ऑन द ग्राउंड मतलब मुझे अवश्य ही लाई ऑन द ग्राउंड मतलब ज़मीन पर लेट जाना चाहिए। एंड स्ट्रेच माई बॉडी, और स्ट्रेच का मतलब खींचना, एंड स्ट्रेच माई बॉडी और अपने शरीर को खींचना चाहिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, उसने क्या सोचा कि आई मस्ट लाई ऑन द ग्राउंड एंड स्ट्रेच माई बॉडी, मुझे अवश्य ही ज़मीन पर लेट जाना चाहिए और अपने शरीर को खींचना चाहिए। चलिए आगे देखिए। I must try to crawl on the rough around and stretch my body end to end। क्या मतलब हुआ, I must try मुझे अवश्य ही कोशिश करनी चाहिए, try मतलब कोशिश, I must try मुझे अवश्य कोशिश करनी चाहिए। to crawl, और crawl का मतलब होता है रेंगना, रेंगने की। ऑन द रफ, और ये दोस्तों रफ का मतलब होता है कोई भी ऐसा उबड़ खाबड़ रास्ता, उबड़ खाबड़ ज़मीन, उसे रफ कहा जाता है। तो उसने क्या सोचा कि आई मस्ट ट्राई मुझे ज़रूर कोशिश करनी चाहिए टू क्रोल रेंगने की ऑन द रफ अराउंड मतलब इस उबड़ खाबड़ स्थान पर। एंड स्ट्रेच माई बॉडी, और अपने शरीर को स्ट्रेच करना चाहिए, खींचना चाहिए, स्ट्रेच माई बॉडी। एंड टू एंड मतलब एक हिस्से से दूसरी तरफ। आई विल श्योरली बिकम एज लॉन्ग एज हिम। क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब आप फ्यूचर इंडेफिनेट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर सब विल का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो बिकम है ये वर्ब के रूप में इसको प्रयोग किया गया है और बिकम का मतलब होता है होना या फिर बनना। और जो ये जो वर्ड है श्योरली ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है
अवश्य ही, ज़रूर ही, तो क्या मतलब हुआ, आई विल श्योरली बिकम एज लॉन्ग एज हिम। क्या मतलब हुआ, मैं अवश्य ही, या कह सकते हैं मैं जरूर बन जाऊंगी एज लॉन्ग एज हिम, मतलब कि इतनी लंबी जितना वो है, और ये जो हिम है वो सांप के लिए यूज़ किया गया है। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लोमड़ी है और वो सांप के बराबर में लेटी हुई है। चलिए आगे देखिए। सो द फॉक्स ट्राइड टू डू सो, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ पर ध्यान देना होगा कि ये जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य के अंदर दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करना है, या आपको ऐसा कोई भी वाक्य बनाना है जहाँ आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं, तो जो उसके अंदर जो मेन वर्ब है, मतलब कि जो मुख्य क्रिया है, उसको आपको टेंस के अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर अफर्मेटिव का ये रूल है कि अगर आप कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो रूल के अकॉर्डिंगली सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और जब आप दूसरी वर्ब को जोड़ना चाहते हैं तो उससे पहले आपको टू लगाना होता है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये फर्स्ट फॉर्म है डू, डू मतलब करना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, सो इसलिए द फॉक्स ट्राइड टू डू सो, इसलिए लोमड़ी ने क्या करा, द फॉक्स ट्राई टू डू सो, लोमड़ी ने ऐसा करने की कोशिश की। चलिए आगे देखिए। शी लेड डाउन ऑन द पाथ बाय द स्नैक्स साइड, क्या मतलब हुआ। और ये लाई की सेकंड फॉर्म है, शी लेड डाउन, वे लेट गई, नीचे लेट गई। ऑन द पाथ मतलब कि ऑन द पाथ मतलब मार्ग पर, जो ज़मीन थी मार्ग था उस पर वो नीचे लेट गई। बाय द स्नैक्स साइड, और यहाँ पर स्नैक के बाद एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया, मतलब काके की। बाय द स्नेक साइड मतलब कि सांप की तरफ वो लेट गई, एक सांप के एक तरफ वो लेट गई, सांप के साइड में। एंड स्टार्टेड स्ट्रेचिंग हर बॉडी, और दोस्तों यहाँ पर स्टार्टेड का प्रयोग किया गया जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर आपके वाक्य की टेल पर लगा, लगी, लगे जैसा शब्द आए। जैसे मान लीजिए आप वाक्य बनाते हैं वह जाने लगा, वह दौड़ने लगा, तो इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड का प्रयोग करना हो, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मान लीजिए आप वाक्य बनाते हैं वह दौड़ने लगा, तो आपको क्या बनाना है, ही स्टार्टेड रनिंग। तो स्टार्टेड के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, एंड स्टार्टेड स्ट्रेचिंग हर बॉडी, और वह अपने शरीर को खींचने लगी। तो इस पूरी लाइन का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा कि उसने क्या करा कि वो नीचे लेट गई उस ज़मीन पर सांप के बराबर में, और एंड स्टार्टेड स्ट्रेचिंग हर बॉडी, और उसने अपने शरीर को खींचना शुरू कर दिया। चलिए आगे देखिए। शी ट्राइड हार्ड बट हर होल बॉडी एज्ड येट द शी कुड नॉट ग्रो लॉन्ग इनफ, क्या मतलब हुआ, शी ट्राइड हार्ड मतलब उसने बहुत अधिक कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन बट हर होल बॉडी, लेकिन जो उसका जो पूरा शरीर था बॉडी, एज्ड उसमें दर्द हुआ, एज का मतलब दर्द होना, उसमें दर्द हो गया। येट फिर भी शी कुड नॉट ग्रो लॉन्ग इनफ, और कुड का मतलब होता है जब आप पास्ट के अंदर ऐसा कोई भी वाक्य बनाएं जहाँ पर सका सकी आता है। शी कुड नॉट ग्रो लॉन्ग इनफ, लेकिन वो ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई। चलिए आगे देखिए। फाइनली शी स्ट्रेस्ड सो हार्ड दैट हर स्टमक बर्स्ट ओपन एंड शी डाइड ऑन द स्पॉट, क्या मतलब हुआ, फाइनली का मतलब होता है अंततः या फिर आखिरकार, अंततः। शी स्ट्रेच सो हार्ड, उसने इतनी मतलब इतना ज़ोर से खींचा अपने मतलब शरीर को, इतना ज़ोर से खींचा दैट की हर स्टमक, स्टमक मतलब पेट, हर स्टमक बर्स्ट ओपन वो फट कर खुल गया। एंड शी डाइड ऑन द स्पॉट, और वह एंड शी डाइड ऑन द स्पॉट, और वो घटना स्थल पर ही मतलब उसी जगह पर उसकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे देखिए। द पुअर फॉक्स डिड नॉट नो दैट वन मस्ट नॉट कंपेयर वन सेल्फ विद अदर्स, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है द पुअर फॉक्स डिड नॉट नो, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, द पुअर फॉक्स डिड नॉट नो, मतलब वो जो बेचारी लोमड़ी थी वो नहीं जानती थी दैट की वन मस्ट नॉट कंपेयर, मतलब किसी को भी अवश्य ही कंपेयर नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए, वन सेल्फ खुद की, विद अदर्स दूसरों से। तो इसका पूरा लाइन का क्या मतलब हुआ कि वो किस बात को नहीं जानती थी कि किसी को भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए।
तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी और मैंने पूरी कोशिश की यहाँ पर आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।